अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चैप्टर 4 का स्टार्ट है और बायो एनर्जेटिक्स। लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस और एग्जिबिट एनी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ विदाउट अ रेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी। जो जानदार होते हैं वो ना ग्रो कर सकते हैं, ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और कोई भी करेक्टरिस्टिक उनमें चेंज नहीं हो सकता जब तक उन्हें एनर्जी सप्लाई ना हो। तो ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन्वॉल्व एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो उनमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मीन एक एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जो भी केमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग बॉडीज आर केमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग बॉडीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो भी लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस और एग्जिबिट एनी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ विदाउट अ रेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी। जो जानदार होते हैं वो ना नशोनुमा पाते हैं, ना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं जब तक, और ना ही कोई अपनी लाइफ में कोई करेक्टरिस्टिक जो है ना चेंज कर सकते हैं जब तक कि उनको एनर्जी सप्लाई ना की जाए। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन्वॉल्व एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जो हैं जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो उनमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होती है। बायो एनर्जेटिक्स, द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। के जो है ना क्वांटिटेटिव स्टडी मीन ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप की मिकदार बायोलॉजिकल सिस्टम में उसे कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। यानी कौन से मेटाबॉलिज्म में कितनी एनर्जी जो है यूज़ हुई है, कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जो बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ जो है उसको ओबे करता है, उसको फॉलो करता है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फॉर्म्स, यानी एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होती है तो उसको स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक में। मोस्ट फंडामेंटल बायो एनर्जेटिक्स प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये जो है मोस्ट फंडामेंटल बायो एनर्जेटिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जो है वो एनिमल्स में होती है, और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों जो है प्लांट्स में होती है। रेस्पिरेशन एनिमल्स में होती है, ह्यूमंस, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, और रेस्पिरेशन भी प्लांट्स में होती है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशंस दो हैं, एक केमिकली, एक बायो एनर्जेटिकली। केमिकली मीन इसमें जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, और बायो एनर्जेटिकली यानी इसमें एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है और कन्वर्ट हुई है दूसरी फॉर्म में। फर्स्ट है केमिकली, फोटोसिंथेसिस है रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर रिवर्सिबली, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये रिवर्स रिएक्शन में हो रहे हो, इसे कहते हैं रिडॉक्स प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये रिडक्शन इसके ऑपोजिट होता है, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स मीन इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन कैसे हुआ? कार्बन प्लस O2, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया? और कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन इज रिड्यूस इनटू ग्लूकोज। कार्बन किस में कार्बन रिड्यूस हुआ है? ग्लूकोज में। कैसे रिड्यूस हुआ है? इसमें रिड्यूस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं हुआ, लेकिन हाइड्रोजन तो ऐड हुए। मेन डेफिनेशन रिडक्शन की है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, तो इसको तो इसलिए ये जो है रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये ग्लूकोज है, सिर्फ कार्बन, ये कार्बन, इसमें जो है ना ये रिड्यूस फॉर्म है कार्बन की, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, तो ये कार्बन है और ये ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज क्या है? रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, इसलिए। नेक्स्ट है water acts as a reducing agent which is oxidized into oxygen during this process. वाटर क्या रिड्यूसिंग एजेंट है which is oxidized into oxygen during this process. वाटर ऑक्सीडाइज होता है, वाटर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज ऑक्सीडाइज इनटू, ये वाटर जो है ऑक्सीडाइज होता है। 6 वाटर 6 O2, तो इसमें क्या हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं, ये ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन कैसे हुई है? इसमें 6 ऑक्सीजन है, इसमें 12 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक ऐड हुए हैं, दूसरा हाइड्रोजन रिमूव है, तो ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स प्रोसेस इन विच रिडॉक्स प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, इन विच कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इनटू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में रिड्यूस हो जाता है और वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये किस में कन्वर्ट हुई है? ग्लूकोज में। ये क्या हुई है? ये रिड्यूस हुई है। रिड्यूस कैसे हुई? इसमें हाइड्रोजन ऐड हुए हैं और ये देखें इसमें 12 कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन जो है ना इसमें 6 कार्बन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। नेक्स्ट है वाटर। वाटर है 12H2O, ये किस में? ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुए हैं, तो इसमें ऑक्सीडेशन हुई है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर गोज टू ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। बायो एनर्जेटिकली मीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बेस पे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या? फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज एन energy conversion process in which energy poor molecules, that is carbon dioxide and water, are transformed into energy rich molecules such as glucose. तो जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स होते हैं। द एक्स्ट्रा एनर्जी इज ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया जाता है, बायो एनर्जेटिकली डिफाइन किया जाता है कि एनर्जी जो है ना वो एनर्जी कन्वर्जन होती है, एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है ये पुअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? ग्लूकोज में, रिच एनर्जी मॉलिक्यूल। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो ऑब्जर्व हो जाती है सनलाइट के तौर पर।
ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल जो है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो ऑब्जर्व हो जाती है सनलाइट की फॉर्म में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से इंट्रैक्शन। इसमें दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इंट्रैक्शन ऑफ सनलाइट पिगमेंट्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें सनलाइट इन्वॉल्व होती है, पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट सूरज से आती है, पिगमेंट्स जो होते हैं वो जो है प्लांट्स में होते हैं और पिगमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कलर कास्ट करते हैं। पिगमेंट्स कुछ लाइट जो है ना, फॉर एग्जांपल ये पिगमेंट है तो इस पर जो लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे रेनबो में बहुत से कलर होते हैं इस तरह लाइट में 7 कलर होते हैं। तो ये ना जो पिगमेंट्स होते हैं ना, जो कुछ जो लाइट रेज हैं वो इसमें ऑब्जर्व हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो जो ऑब्जर्व इसमें हो जाती हैं ना वो जो है ना वो ऑब्जर्व हो जाती है और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उनका कलर जो होता है शो करता है। तो ये कलर कैसे कास्ट करता है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उस वही कलर शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर फ्लावर में कोई पिगमेंट है और वो रेड कलर का फ्लावर हमें दिख रहा है, इसका मतलब कि उसने जो है सारी लाइट बकाया जो 6 लाइट कलर्स हैं वो ऑब्जर्व कर लिए और रेड लाइट रिफ्लेक्ट कर दी है। इसलिए जो है ना फ्लावर की पीटल पे ना फ्लावर्स की जो पत्तियां उन पर ना वो रेड कलर शो हो रहा है क्योंकि वो रेड कलर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो जो कलर वो रिफ्लेक्ट करती हैं वो शो होता है, जो ऑब्जर्व होता है वो शो नहीं होता। और फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज़ होती है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनेंगे, वाटर जो है ग्लूकोज होकर ऑक्सीजन बना और जो एक्स्ट्रा वाटर ही है और ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है रोल ऑफ सनलाइट। सनलाइट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म क्यों है, मैकेनिकल फॉर्म क्यों नहीं है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेव 2 टाइप्स की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। मैकेनिकल रिक्वायर मीडियम, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सनलाइट को कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता कि वो जो है ना प्लांट्स तक पहुँचे, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा गया। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द यूनिवर्स। तमाम कायनात में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। विजिबल लाइट, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम बिटवीन 380 nanometer to 750 nanometer which is not only seen by naked eye but is also effective for the process of photosynthesis। जो विजिबल लाइट होती है ना वो जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सिर्फ 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर में होती है और ये इसका स्मॉल सा पार्ट होता है, ये इसमें विजिबल लाइट होती है और ये नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। Effectiveness of a particular wavelength of light. The effectiveness of a particular wavelength of light for the process of photosynthesis primarily depend upon its absorption in plant body। कि जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वेवलेंथ जो कलर्स होते हैं ना उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो जो लाइट जब पड़ती है तो वो बॉडी पर डिपेंड करता है कि वो बॉडी कितनी ऑब्जर्व करती है, उसका इफेक्टिव क्या। जैसे पिगमेंट के ऊपर इफेक्ट तब पता चलता है जब वो एक रेड कलर रिफ्लेक्ट कर देती है, बकाया ऑब्जर्व कर लेती है, तो पता चल जाता है कि इसमें क्या इफेक्ट हुआ है कि उसने रेड कलर रिफ्लेक्ट कर दिया, उस पर रेड कलर शो हो रहा है। तो उसे ये भी प्रूव हो गया कि इसने बकाया सब जो है ना ऑब्जर्व कर ली हैं। तो जो लाइट होता है वो लाइट का इफ़ेक्ट इस पर डिपेंड करता है कि जो बॉडी है, जिस बॉडी पर लाइट पड़ रही है, वो उसने ऑब्जर्व कितनी लाइट्स कौन सी लाइट की वेवलेंथ्स को की है।
ये कोई बॉडी है और इसके ऊपर जो है ना डिफरेंट वेवलेंथ क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं वेवलेंथ। ये है वेवलेंथ, ये है वेवलेंथ, ये हायर है, ये उससे कम है वेवलेंथ की है। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स है। तो जो बॉडी ऑब्जर्व कर लेगी ना उस पर इफेक्ट करता है कि अगर वो ऑब्जर्व कर लेती है तो वो डिसअपियर हो जाती है और वो रिफ्लेक्ट कर देती है वो अपीयर हो जाती है। तो ये बॉडी पर डिपेंड करता है कि वो वेवलेंथ कितनी इफेक्टिव है उस पर। अगर वो ऑब्जर्व कर लेगी तो उस पर इफेक्टिव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट करेगी तो तब इफेक्ट पड़ेगा। Effectiveness of a particular wavelength of light. The effectiveness of a particular wavelength of light for the process of photosynthesis primarily depend upon its absorption in plant body. Absorption of wavelength. Different wavelengths of visible light are differently observed by various photosynthetic pigments. Therefore, each wavelength has its own effectiveness for the process of photosynthesis. जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ्स होती है, इसलिए कलर्स भी बताया हुआ है कि अगर रेड है तो उसकी अपनी वेवलेंथ है, सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। तो वो जो है मुख्तलिफ़ तरीके से ऑब्जर्व होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स से। बहुत से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, कुछ कौन से कलर रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ कौन से कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो होते हैं वो पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल जो है अगर कोई लीफ में है, किसी फ्लावर में है, उसका कलर उसके पिगमेंट्स चेंज होंगे। कोई फ्लावर में जो है उसके पिगमेंट चेंज होंगे, जो लीफ में पिगमेंट्स होंगे वो इसलिए जो है ना हर वेवलेंथ की ना अपनी अपनी इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस में। Absorption of wavelength. Different wavelengths of visible light are differently observed by various pigments, photosynthetic pigments. Therefore, each wavelength has its own effectiveness for the process of photosynthesis. जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं वो डिफरेंट वेज से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में ऑब्जर्व होती हैं और इसलिए उनका अपना अलग अलग जो है ना इफेक्ट होता है photosynthesis में. Measurement of rate of photosynthesis. If a plant is illuminated in different colors of light, one by one, the rate of photosynthesis is measured and the data obtained in this way is plotted in a graph. We will see that the rate of photosynthesis will be variable in different colors of light. हम फोटोसिंथेसिस के रेट को कैसे मेजर कर सकते हैं कि कौन सी लाइट अगर फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो तो जो है फोटोसिंथेसिस का रेट जो है ना अब कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये कोई है बॉडी, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये प्लांट बॉडी है, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो इसका हम फोटोसिंथेसिस का रेट वेवलेंथ में ऐसे मेजर करते हैं ना लाइट की वेवलेंथ में कि हम जो है वेवलेंथ्स डिफरेंट वेवलेंथ्स को इस तरह इकट्ठे नहीं सब फॉल करते। पहले फॉर एग्जांपल रेड को फॉल किया, रेड को जब फॉल किया तो पता चला इसमें जो है ना रेड को फॉल किया है तो इससे जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है स्पीड अप हुआ है। उसके बाद ब्लू से भी स्पीड अप हुआ है। और अगर येलो फॉल की तो उसका बहुत कम हुआ है और रेड और ब्लू का ज़्यादा हुआ है येलो से। इसलिए डिफरेंट कलर्स के ना बारी बारी सब कलर्स को जो है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व किया है, फिर वो रेट चेक किया है कि किस जो है कलर पे किस वेवलेंथ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्पीड अप होता है। If a plant is illuminated in different colors of light one by one, अगर जो है डिफरेंट कलर्स की लाइट को प्लांट के ऊपर जो है डाला जाए, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड, फिर जो है फोटोसिंथेसिस का रेट मेजर किया जाए एंड द डाटा ऑब्टेन इन दिस वे इन द इज प्लॉटेड इन द ग्राफ। फिर जो भी डाटा है जो भी डाटा आए
उसको ग्राफ में प्लॉटेड कर दें, यू विल सी दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी वेरिएबल इन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। तो वेरिएबल होगा क्योंकि कांस्टेंट तो नहीं हो सकते कि सब कलर्स में जो है एक ही फोटोसिंथेसिस का रेट हो, किस में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा। एक्शन स्पेक्ट्रम, अ ग्राफ विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। वो ग्राफ जो डिफरेंट वेवलेंथ्स या लाइट की जो वेवलेंथ्स हैं उनका इफेक्ट फोटोसिंथेसिस में शो करे, उसको कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। उस ग्राफ को एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं जो शो करे लाइट्स की वेवलेंथ का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस में। एनालिसिस ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम, एनालिसिस ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स दैट ब्लू एंड रेड वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब इन्वेस्टिगेट किया एक्शन स्पेक्ट्रम पर तो ये हमारे सामने आया कि जो ब्लू और रेड वेवलेंथ है ना, ब्लू की 430 नैनोमीटर वेवलेंथ है और रेड की 670 नैनोमीटर वेवलेंथ है। तो ये जो इस लाइट ये लाइट की वेवलेंथ रेड और ब्लू ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस में। ये देखिए 380 to 750 ये विजिबल लाइट है और ये इतना स्मॉल सा रीजन है। बकाया इसके अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, रडार रेज, एफएम रेज, टीवी रेज, शॉर्ट वेव, एएम सब ये सब है। लेकिन ये सिर्फ इतना सा पार्ट विजिबल लाइट का है, उसमें 380 से 750 नैनोमीटर जो है वो विजिबल लाइट है और ये नैनोमीटर में है। नेक्स्ट है एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस। ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, ये ग्राफ है, ये शो करता है कि कौन सी वेवलेंथ का जो है ना फोटोसिंथेसिस उसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये ब्लू और रेड का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस को ये रेट को जो है ना इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट उसके बाद है ऑरेंज, ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो सबसे कम जो है फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज करती है। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स है और ये शो करती हैं कि कौन सी जो कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के रेट में।